हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग कंटिन्यू सीडीपी के जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका सीडीपी पोर्शन हम लोग हल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी क्लासेस में एक एक ऑप्शन को विधिवत तरीके से क्लियर किया जाता है एंड जो कठिन शब्द हैं वह भी हम आपको विधिवत तरीके से समझा देते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप सीडीपी में 30/30 मार्क्स गेन कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो आज का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 12 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी, 12 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी, सेकंड पेपर आपका ये उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहता है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं, यानी कि किस स्टेज में आकर के बालक परिवार से फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है। यानी कि वो कौन सी अवस्था है जहां बच्चा परिवार से फ्रीडम चाहता है, अपने खुद के मूल्य, अपने खुद के लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहता है, खुद के डिसीजंस लेना चाहता है, किस उम्र में आकर के। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, 2 से 6 वर्ष की। ठीक है, इसमें तो बच्चा बोलना, चलना, खेलना, ये सारी चीजें सीख रहा होता है। मध्य बाल्यावस्था जिसका मिडिल चाइल्डहुड है, जिसका जो टाइम पीरियड है 6 से 9 साल का। यहाँ पे बच्चा 6 से 9 साल का होता है, जो कि अपने स्कूल में अपने फ्रेंड सर्कल से जो समाज के जो तौर तरीके हैं वो सीख रहा होता है। अभी भी पूरी तरह वो परिवार पर ही निर्भर होता है 6 से 9 साल तक। फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था। क्या यहाँ पे बच्चा परिवार से फ्रीडम चाहता है? ये अवस्था आपकी होती है 9 से 12 साल की। यहाँ पे बच्चा फ्रीडम का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम चाहता नहीं है, अपने डिसीजन वो यहाँ पे लेता नहीं है। कहाँ लेता है? किशोरावस्था में। कहाँ लेता है? किशोरावस्था में, जो कि 12 से 18 साल का टाइम पीरियड है। किशोरावस्था में क्या होता है? ये वो अवस्था है जहां पे आकर के बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे होते हैं, उसकी आवाज में भारीपन आता है, कंधे चौड़े हो रहे होते हैं, है ना, और भी चेंजेस फिजिकली उसके बॉडी में आ रहे होते हैं, और मेंटल जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होता है, इमोशंस में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं। तो वो एडोलसेंस है। यहाँ पे जैसे स्टेनले हॉल ने क्या कहा है कि ये किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यहाँ पे आकर के बच्चा परिवार वालों से थोड़ी फ्रीडम चाहता है। वो नहीं चाहता कि परिवार वाले उसे हर बात पर रोकें टोकें, कहाँ जा रहे हो, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा उनसे कहो तो उन्हें बड़ा खराब लगता है, तुरंत विरोध पर उतर आएंगे। हम तो करेंगे ऐसा, है ना, हम तो फोन देखेंगे, हम तो घूमने जाएंगे, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करेंगे। यहाँ पे वो फ्रीडम चाहता है कि मुझे उसको अगर रोको टोको तो बड़ा खराब लगता है। ये वो स्टेज होती है जहां बालक अपने डिसीजंस खुद लेने की इच्छा रखता है। वो सोचते हैं कि, और यहाँ पे कह रहा है ना कि अपने लक्ष्य, यानी कि वो सोचते हैं कि उन्हें जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें बच्चा यहाँ पे समझ रहा होता है। यहाँ पे वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि समाज में उसको भी मान सम्मान मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं किशोरावस्था में, जो कि 12 से 18 साल का टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में, बात हो रही है फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के, संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि एक विशिष्ट उम्र को देखने की बजाय विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। यानी कि जो रेंज ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का जो सीमा क्षेत्र है उसको देखा जाए। अब आप कहेंगे सर ये सीमा क्षेत्र क्या होता है? सीमा क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चों के जो चलने का समय होता है कि बच्चे कितनी उम्र में चलना शुरू करेंगे, तो बच्चों के जो चलने का एक टाइम पीरियड होता है 9 से 15 महीने कि जो बच्चे हैं वो 9 से 15 महीने में चलना शुरू कर देंगे। तो 9 से 15 महीने जो है ये एक सीमा क्षेत्र होता है, ये एक टाइम लिमिट है, ये रेंज ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, 9 से 15 महीने। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि एक विशेष उम्र को देखने की बजाय आप एक विशेष उम्र ना देखें। ये ना कहें कि बच्चे 9 महीने में चलना शुरू करेंगे, जिस दिन 10 महीने का पूरा होगा उस दिन चलना शुरू करेगा, जिस दिन 12 महीने का
पूरा होगा उस दिन चलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है, बच्चा 9 में भी चल सकता है, 10 से 11, 12, 13, 14, 15 है ना चलना, यानी कि 9 से 15 महीने में बच्चा चलना शुरू कर देगा। तो ये 9 से 15 महीना जो है ये सीमा क्षेत्र है, ठीक है। अब भाई बच्चा 10 महीने में चलने लगेगा, सामान्य सी बात है। बच्चा 14 महीने में भी चलना शुरू कर सकता है, ये भी सामान्य सी बात है ना। हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड अलग होती है, रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह देंगे कि बच्चा 10 महीने में ही चलना चाहिए, ये अगर ये कह देंगे कि 10 महीने में ही चलना चाहिए, ये एक विशेष उम्र हो जाएगी। हमें विशेष उम्र नहीं देखनी है, हमें टाइम पीरियड जो 9 से 15 महीने का होता है इसको देखना है, क्योंकि भाई इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य बच्चे का कैसा है, कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना, खान पान बच्चे का कैसा है, हर चीज देखी जाती है, उसके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये सीमा क्षेत्र हो गया 9 से 15 महीने, ठीक है। ये तो बात हो गई, ये क्लियर है, ऑप्शन ए फर्स्ट राइट है। सेकंड कहता है कि बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसी वजह से बच्चा कोई 10 महीने में चलना शुरू करता है, कोई 12 महीने। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, मैंने कहा ना पहले ही बोल दिया कि बच्चों के जो है कि एक जेनेटिक संरचना जो उसकी होती है, जीन्स, उसको जैसे गुण पेरेंट्स से मिले हैं, जैसा खान पान है, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, बच्चे का हेल्थ कैसी है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है बच्चे पर, है ना। तभी तो उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो पैटर्न है, उसमें डिफरेंस होना स्वाभाविक सी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि ये जो यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं की वजह से होता है, इसलिए जो आर है वो ए को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये आर कह रहा है कि इसीलिए निश्चित उम्र को देखने की बजाय विकास की एक सीमा देखनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं, हमें गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर? हमें नॉट, गलत ढूंढना है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास एक क्रम के अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, सीक्वेंस में चलता है भाई विकास। बच्चा पहले बैठता है, फिर रेंगता है, फिर घुटनों के बल वही चलना, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। वेरी गुड, ये विकास का सिद्धांत है। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती। ये क्या है? ये नॉट वाला आंसर हमारा ये राइट हो जाएगा। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि विकास की दिशा होती है ना। कौन कौन सी विकास की? एक तो सेफेलोकॉर्डल हो गई, एक तो सेफेलोकॉर्डल है ना, जिसमें जो है बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ जाता है, जिसको हम हेड टू टो कहते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की ओर आता है, ठीक है। तो इसकी विशेष दिशाएं भी होती हैं, हमने इसको खूब समझाया हुआ है। ये इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप लोगों ने खूब देखा होगा, हमारे घर में माताएं बहनें पहले ही बच्चे के विकास को लेकर के भविष्यवाणी कर देती हैं। ये तो भैया बहुत जल्दी चलना सीखेगा, ये बहुत जल्दी दौड़ना सीखेगा, ये देखना ये बहुत जल्दी बोलना सीखेगा, ऐसा घर में माताएं बहनें कह देती हैं, क्योंकि बच्चे के हाव भाव देख करके पता लग जाता है। और कुछ को कह देती हैं ये बहुत गीदड़ है, ये बहुत देर में चलेगा, ये बहुत देर में बोलेगा, है ना, इस तरीके से। तो कुछ हद तक बच्चे के हाव भाव, उसकी एक्टिविटी को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा किस उम्र में बोलना शुरू करेगा, कब तक ये चलना शुरू करेगा, है ना। बहुत ज्यादा बड़ी भविष्यवाणी नहीं, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं, बात ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वो वाला हाल है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इसको खूब समझाया है हमने, ठीक है, कि आनुवंशिकता जो गुण आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं और फिर उनको यदि एक सही एटमॉस्फेयर मिल जाए तो फिर वो और ज्यादा डेवलप हो जाता है। अगर आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, ये आपका जेनेटिक गुण है। अब आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, सिंगिंग क्लासेस नहीं मिलेंगी, तो आपकी वो प्रतिभा निखर के नहीं आएगी। वो तभी निखरेगी जब आनुवंशिकता से मिला गुण और प्लस उसी तरीके का एटमॉस्फेयर, आप सिंगिंग की क्लासेस वगैरह लेंगे तो फिर वो गुण आपका बढ़िया से निखर के सामने आएगा, ठीक है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है ना, ये भी सही है। विकास क्रम में होता है, भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसकी दो दिशाएं होती हैं, उसको ध्यान रखिएगा, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई। जीन पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ाई है, उसको खूब पढ़ लेना मन से, आपको क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। कहता है जीन पियाजे के अनुसार किस स्टेज में
बच्चे केंद्रिता की सीमाओं से उभर कर। अब देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाता है, ठीक है। अब ये क्या फंसा रहा है, हमें केंद्रिता को भी ध्यान में हमारे रहना चाहिए और तार्किक चिंतन भी रहना चाहिए। दो चीजें दिमाग में होंगी तब हम राइट आंसर कर पाएंगे। किस चरण में बच्चे केंद्रिता की सीमाओं से उभर कर, यानी कि अब केंद्रिता को छोड़ दो, तार्किक चिंतन पर आ जाते हैं। किस उम्र में बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है, तो वो स्टेज है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यहां बच्चे के अंदर कुछ हद तक तार्किक चिंतन आ जाता है। हालांकि पूरी तरीके से बच्चा तर्क वितर्क पर आधारित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तार्किक चिंतन करने लग जाता है। ये गुण इसमें बच्चे में आ जाता है 7 से 11 साल में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा, है ना, और संरक्षण समझ जाएगा। जैसे बच्चा ये कहेगा कि मिट्टी का आकार बदल सकता है पर उसका आयतन नहीं बदलेगा, या फिर बर्तन बदल सकते हैं पर उसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी, और वर्गीकरण सीख जाता है बच्चा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस चरण में बच्चे केंद्रिता की सीमाओं से उभर कर, ये तो हमने बता दिया तार्किक चिंतन इस अवस्था में होता है, लेकिन ये केंद्रिता क्या है, सेंट्रेशन को भी समझ लो। केंद्रीयता का जो गुण है वो बच्चे के अंदर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्या होता है सर, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा यहाँ पे हमारा हो रहा होता है 2 से 7 साल का, यहाँ पे बच्चे के अंदर केंद्रीयता का गुण होता है। केंद्रीयता का मतलब ये होता है जब बालक किसी भी समस्या को या किसी भी सिचुएशन को उसके केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, अदर जो उसके दूसरे पहलू को वो इग्नोर मारता है, तो उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे अगर दो बिल्कुल समान गिलास में पानी है, दो समान गिलास है, उसमें पानी है, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर पानी है। अब एक गिलास जो है वो लंबा है और पतला है, दूसरा छोटा है चौड़ा है, ठीक है, पानी दोनों में बराबर, बस एक पतला ज्यादा है, एक थोड़ा चौड़ा है और छोटा है, पानी दोनों में बराबर है। बच्चे से पूछो पानी किसमें ज्यादा है, बच्चा कहेगा इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ इसके एक पहलू यानी कि ऊंचाई को ध्यान में रख रहा है, चौड़ाई को वो इग्नोर मार रहा है, ठीक है, सिर्फ एक पहलू पर ही उसका ध्यान केंद्रित है। इसको कहते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीयता, ठीक है। और यही केंद्रियता, यही गुण जब बच्चा 7 से 11 साल में पहुंच जाएगा, तब यही सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन बन जाएगा। इसको डिसेंट्रेशन कहेंगे क्योंकि बच्चा अब यहाँ पे लंबाई ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई पर भी ध्यान देगा। तो ये सेंट्रेशन का गुण कहां होगा बच्चे में, ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 2 से 7 साल का हो रहा होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, ओके। तार्किक चिंतन कहां होने लगता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 7 से 11 साल का हो रहा होता है। इतनी बात है क्लियर, क्वेश्चन हुआ क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कहता है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। जस्ट जो अभी हमने पीछे बताया वही हाल है। रमेश कह रहा है 5 साल का है, यानी कि 2 से 7 साल का बच्चा है। किस उम्र में है भाई 2 से 7 साल का बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। और यहां बच्चा कह रहा है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी ज्यादा है। ये गिलास चौड़ा है, ये गिलास पतला है और लंबा है। ये कह रहा है कि पानी जो इसमें पानी है वो ज्यादा है, ओके। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। अब देखिए, अभी हमने कहा था मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है, यानी कि 7 से 11 साल की बात हो रही है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें हमने ये कहा था कि बच्चे के अंदर तर्क आने तो लग जाता है, लेकिन पूरी तरीके से तार्किक सोच नहीं आती, तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अब ये कह रहा है कि व्यवस्थित और तार्किक तरीके से प्रॉब्लम को वो हल नहीं कर पाते। बात ये ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और बात ये भी ठीक है, बात ये भी ठीक है कि 5 साल के अंदर बच्चा है, 2 से 7 साल का बच्चा है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो जाहिर सी बात है वो यही बताएगा कि इसमें पानी ज्यादा है। बात ये भी ठीक है। बात जो सेकंड ऑप्शन आर है वो भी ठीक है, लेकिन सेकंड वाला इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बात हो रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ये बात हो रही है हमारी ऑपरेशनल स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होगा, जो 7 साल का बच्चा होगा, उसके अंदर तार्किक चिंतन आएगा। बिल्कुल आएगा, चिंतन तार्किक तो होगा लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं होगी, वो व्यवस्थित तरीके से उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइए मैं इसका एक बार इसकी थ्योरी आपको दिखा देता हूँ। इस स्टेज की बात हो रही है 7 से 11 साल की, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर पूरी तरीके से तार्किकता नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए बच्चे इस अवस्था तक समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं चिंतित होने लगते हैं। क्या होते हैं? चिंतित होने लगते हैं। हालांकि चिंतन में अभी कोई क्रमबद्धता नहीं आती, चिंतन में क्रमबद्धता नहीं आती है, उतनी व्यवस्थित तरीके से उनके अंदर तर्क नहीं आता है, समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तार्किक चिंतन होने लगता है, होने तो लगता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, ये गुण है। और यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ये जो बात हो रही है कि क्रमबद्धता की, वो 11 से 15 में आएगी। ठीक है, ये जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, पियाजे ने इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप होगी 11 से 15 वर्ष में। इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में इमेजिनेशन करके, कल्पना करके बेहतर सीख लेता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, अधिक लचीला और तर्क शक्ति यहाँ पे उसकी तीव्र हो जाती है। यहाँ पे बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखने लगते हैं। तो ये जो तर्क है पूरी तरीके से 11 से 15 में डेवलप होगा, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आई होप अब आपको ये प्रश्न का आंसर ठीक से समझ में आ गया होगा। ये अलग पॉइंट की बात कर रहा था, ये अलग पॉइंट की बात कर रहा था, दोनों अपनी जगह सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। अब ये यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की बात हो रही है, यानी कि ये बात हो रही है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की। किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की। और बच्चा व्यक्तिगत जरूरतों को कहाँ पूरा करता है? फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज में। हमने इसकी थ्योरी को खूब पढ़ाया है, पूरी थ्योरी कराई है, उसको जरूर देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड स्टेज है ना, जिसको हम स्वलाभ मानसिकता यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। यहाँ बच्चा अपना फायदा देखता है। क्या करता है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास जो है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में बच्चा क्या करता है? अपना फायदा देखता है। कि अगर जैसे बच्चा कहता है कि तुम मुझे अपनी गाड़ी दोगे खेलने के लिए, तो मैं तुम्हें अपना जैसे अपनी गन दे दूंगा। ये लड़की है तो कहती है मुझे तुम अपनी कार खेलने के लिए दे दो, मैं तुम्हें अपनी डॉल दे दूंगी। तो यानी कि, और यहाँ बच्चा ये कहता है कि भाई स्कूल में अगर तुमने मेरा पेन तोड़ दिया, मैंने तुम्हारी पेंसिल तोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ बच्चा अपना भी फायदा देखता है। ठीक है, यहाँ बच्चे का खुद का लाभ भी होना चाहिए। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये किस स्टेज की विशेषता है? ये हमारा 4th स्टेज में आता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन को समझा देते हैं। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, मतलब ये हमारा 4th स्टेज है सर, 4th स्टेज, जो कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। यहाँ पे बालक नियम कानून को सर्वोपरि मानता है, नियमों को निश्चित मानता है, कहता है कि जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उसमें कभी कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। जो नियम है वो एब्सोल्यूट हैं, निरपेक्ष हैं, है ना। बच्चे या व्यक्ति मानते हैं कि कानून और नियम बने हैं तो उन्हें मानना ही चाहिए। ठीक है, कौन सी स्टेज है ये? ध्यान रखिएगा, ये 4th स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन वाली। ठीक है, यहाँ वाला क्या कहता है कि नियम अगर बने हैं तो उन्हें मानना ही चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन कंडीशन कैसी भी हो। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे नैतिकता का मतलब ये होता है कि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून और जो समाज के नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। अगर कानून तोड़ोगे तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके पीछे फिर आपकी जो भी राय हो। यहाँ पे बच्चा यही कहेगा कि अगर तुमने कानून तोड़ा है, अगर हिंज ने चोरी की है तो उसको पुलिस पकड़ के ले ही जाएगी, उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ बच्चा ये नहीं कहेगा कि उसकी वाइफ मर रही थी, उसको बचाने के लिए उसको दवाई लेके आए, नहीं। यहाँ बच्चा सिर्फ ये देखेगा कि कानून चोरी करना अपराध है तो है, ये बच्चा यहाँ पे कहेगा। यहाँ पे बच्चा नियम कानून को ही सर्वोपरि मानता है, 4th स्टेज में बच्चा होता है। दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, यानी कि अप्रूवल ऑफ अदर्स
मेंटेनिंग द अप्रूवल। यहां बच्चा क्या कहेगा कि दूसरे क्या कहेंगे उस पर ध्यान देता है, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना। ये आपका सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल और थर्ड स्टेज होती है, ठीक है। यहां बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो घर में अपने दादाजी की टाइम पे दवाई देता है, उनको पानी देता है, खाना देता है, बड़ी सेवा करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा बनना चाहता है। उसके पेरेंट्स कहें हमारी बिटिया कितनी अच्छी है, हमारा बेटा कितना अच्छा है, दादा दादी की सेवा करता है ना, हम कोई बात कहें तो हमारी बात मानता है, सिर्फ इस बात को ध्यान में रख करके, ठीक है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है वो। यह अनुमोदन को बनाए रखना, सेकेंड लेवल, थर्ड स्टेज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। देखिए ये हमारा थर्ड लेवल, लास्ट आखिरी लेवल सिक्स्थ स्टेज होती है, ठीक है, आखिरी। यहां तक बहुत ही कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां अब जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, है ना, यहाँ पे महात्मा गांधी जी न्याय के लिए, समानता के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सत्य के लिए अंग्रेजों से लड़ गए, अपने जान की परवाह किए बिना लड़ गए, ठीक है। इस स्टेज तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता, वो देखता है कि वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी देखता है, मानव का अधिकार भी देखता है, समानता भी देखता है, न्याय क्या कहता है ये भी देखता है बच्चा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को कोई पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो गांव में क्या कहेंगे, हम भैया हम जानते हैं सच्चाई लेकिन हम गवाही नहीं देंगे, हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते घूमेंगे। लेकिन जो व्यक्ति यहां तक पहुंच गया वो कहेगा भले मुझे जेल जाना पड़े लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा, इस व्यक्ति को गलत फंसने नहीं दूंगा, ठीक है। यहां पे व्यक्ति का नैतिक निर्णय जो होता है वो अब किसी भी समाज, धर्म, कानून या व्यक्ति की राय पर नहीं होता, बल्कि अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट चीजें जो हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा ना अमूर्त सार्वभौमिक यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जैसे न्याय, समानता, ह्यूमन राइट्स, ट्रुथ, सच्चाई, सत्यता, है ना, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उन पर आधारित होता है उसका नैतिक निर्णय, ठीक है। सार्वभौमिक, जैसे यहाँ पे बात हुई सार्वभौमिक का मतलब होता है ऐसे मूल्य जो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है, यानी कि हर इंसान को सम्मान और जीवन जीने का अधिकार है, ये एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। अमूर्त चीजें मैंने बताया ना, जैसे अभी हमने आपसे क्या बताया, न्याय, समानता, मानव अधिकार, ये सब चीजें, यहाँ तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो फिर इन जो भी चीजें हैं जैसे कि जिसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, न्याय क्या कहता है, मानव अधिकार क्या कहता है, ये सारी चीजें बच्चा समझने लग जाता है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति पहुंच जाएगा वो यही कहेगा कि चोरी गलत है, लेकिन अगर हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए ऐसा किया है तो उसका मानवीय अधिकार है भाई। न्याय की भावना इस सिचुएशन ज्यादा, न्याय की जो भावना है वो इस सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहेगा यहाँ पे आकर के बच्चा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर था यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, वो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, यहाँ पे बच्चा स्वलाभ मानसिकता देखता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये कोलबर्ग वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। लेवाइगोत्स्की के अनुसार वो प्रोसेस जिसमें दो भागीदार जो एक काम को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझा समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। कहने का मतलब है जैसे इसमें दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप मान लीजिए। अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक कोई प्रॉब्लम है उस पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, उस पर सोच विचार शुरू करते हैं, ठीक है। अलग दो भागीदार जो एक काम को अलग अलग समझ से शुरू करके यानी कि इस प्रॉब्लम को हम अपने विचार रख रहे हैं, आप अपने, दूसरा वो अपने विचार रख रहा है, तीसरा अपने विचार रख रहा है, अलग अलग तरीके से हमने किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को हल करना शुरू किया। फिर बाद में होता है डिस्कशन, विचारों का आदान प्रदान, फिर लास्ट में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर सब लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ठीक है अब ये सही है। पहले एक सवाल को हम लोग अलग अलग फॉर्मूला से लगाते हैं, फिर बाद में आखिर में क्या होता है कि जो बेस्ट फार्मूला होता है उसको चुन लेते हैं, सब लोग अपने विचार दे करके, और सब लोग एक फार्मूला को बेस्ट मान लेते हैं। वो होता है कि साझा समझ पर पहुंच जाते हैं, यानी कि एक साझा समझ पर पहुंच जाते हैं कि हाँ ठीक है ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। उसे कहते हैं इंटरसब्जेक्टिविटी। क्या कहा जाता है, अंतर्विषयकता कहा जाता है,
ठीक है। काम सबने अलग अलग शुरू किया था, प्रॉब्लम को हल करना सबने अलग अलग शुरू किया था, लेकिन बाद में एक सॉल्यूशन पर सब लोग अपना बातचीत के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करके, कम्युनिकेशन करके, वार्तालाप करके धीरे धीरे एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग तक वो पहुंच गए। इसको इंटरसब्जेक्टिविटी कहते हैं और इसको कॉग्निटिव ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस हिंदी में समझो, बौद्धिक पुल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव ब्रिज भी कहा गया है, जो एक व्यक्ति की सोच को दूसरे व्यक्ति की सोच से जोड़ देता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपको पता ही है कि एक कंडीशन वो होती है जहां बच्चा काम अपने आप कर लेता है, एक कंडीशन वो होती है जहां बच्चा काम अपने आप नहीं कर सकता, तीसरा यहाँ बीच में वो कंडीशन होती है जहां बच्चे की अगर कोई दूसरा हेल्प कर दे तो बच्चा काम कर लेता है। इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो जोन होता है जहां बच्चे की कोई दूसरा हेल्प कर दे तो बच्चा काम कर लेता है। इंटरसब्जेक्टिविटी आप समझ गए। अनुकूल कंडीशनिंग क्या है भाई? कंडीशनिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, कंडीशनिंग ये एडॉप्टेशन जिसको हम कहते हैं, अनुकूलन है, यहाँ पे एडॉप्टेशन है, यहाँ पे कंडीशनिंग है। अगर कंडीशनिंग लिखा है तो फिर ये व्यवहारवाद से जुड़ा है, एडॉप्टेशन लिखा है तो फिर ये पियाजे से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। खोज विधि, डिस्कवरी लर्निंग की बात करें तो ये इसमें बच्चा साझा समझ की बात इसमें आती नहीं है, बच्चा इसमें खोज करके खुद लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या है? भाई भाषा को तो आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है, लैंग्वेज को एज अ टूल माना है। ये कहते हैं कि जो भाषा है ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कहते हैं कि जब बच्चे को भाषा आ जाती है तो भाषा के माध्यम से बच्चा सोच विचार करना शुरू करता है, बच्चा प्लानिंग करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है, डिसीजंस लेना शुरू कर देता है, अपने काम को खुद रेगुलेट करना शुरू कर देता है ना। तो ये यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में कहते हैं कि यहाँ से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा चलने लगता है जब उसके अंदर भाषा आ जाती है। तो भाषा को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने भाषा को क्या कहा कि पहले तो बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच का मतलब जहां बच्चा शब्द यानी कि कुछ बड़बड़ा रहा होता है, काम करते समय कुछ बड़बड़ा रहा होता है, ये ऐसे करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा, है ना। तो जब बच्चा अपने आप से बात कर रहा होता है वो होती है प्राइवेट स्पीच। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो यही इनर स्पीच में चेंज हो जाता है, जिसमें भाषा तो दिमाग में चल रही है लेकिन वो होठों पर वो बात नहीं आ रही होती है, होठों से उसको बोल नहीं रहा होता है, वो इनर स्पीच तक पहुंच जाता है। तो भाषा को लेकर के इन्होंने बहुत बात की है और यहीं से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ऐसा ये कहते हैं। दूसरा कहता है कि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, बल्कि बाधा नहीं डालती, हेल्प करती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। क्यों? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है। नहीं, यहाँ पे जो वाइगोत्स्की है वह संवेगात्मक विकास की बात नहीं, वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को मेनली किससे जोड़ा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा है, इमोशनल से नहीं जोड़ा है। भाषा की बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं भैया, बहुत भूमिका है। गलत है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा तो बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी जो शिक्षा पद्धति है, जो उसका टीचिंग मेथड है, जो भी टेक्निक है और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। जो जैसा विद्यार्थी है उसके हिसाब से हम अपनी टीचिंग मेथड्स अपना लेते हैं, टीचिंग टेक्निक्स उस हिसाब से अपना लेते हैं और आकलन करने के तरीकों में भी हम बदलाव कर लेते हैं। वो कौन सी कक्षा है? कौन सी कक्षा होगी? वो प्रगतिशील कक्षा होगी। कौन सी कक्षा? प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ऐसा होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मूल उद्देश्य यही है कि ये कहती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भाई देखो हर विद्यार्थी अलग होता है, अनूठा होता है ना। उसकी जो सीखने की गति अलग होती है, उसकी शैली अलग होती है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। बच्चे बेचारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? जो भी उसका पढ़ाने का तरीका है उसमें बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका एक तरीका पढ़ाने का है, उससे बच्चा नहीं समझ पा रहा है
दूसरे समझ गए, जो नहीं समझ रहा है उसके लिए दूसरा तरीका अपनाओ, तीसरे के लिए अगर वो नहीं समझ रहा है उसके लिए अलग तरीका अपनाओ। और दूसरी बात है, अगर आप बच्चे का आकलन करना चाह रहे हैं, बच्चे का असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सबके लिए एक ही तरीका ना अपना करके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके आकलन में, आपके टेस्ट लेने की प्रक्रिया में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अलग अलग तरीके से बच्चे का क्या करो, आप अलग अलग तरीके से बच्चे का टेस्ट ले लो, किसी को ओरली टेस्ट ले लो, प्रोजेक्ट के माध्यम से टेस्ट ले लो, है ना, चीज़ें दिखा करके भी उनके माध्यम से टेस्ट ले सकते हो। एक तरीका सब पर ना अपनाओ। ये सब कहाँ होगा, ये सब होगा प्रगतिशील शिक्षा में। कहाँ होगा, प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर, वेरी गुड। व्यवहारवादी में ऐसा होता नहीं है, शिक्षक केंद्रित में तो शिक्षक ही केंद्र में रहता है, जो टीचर कहेगा वही होगा। बच्चे यहाँ होते हैं श्रोता, सिर्फ मात्र पैसिव होते हैं। परीक्षा केंद्रित में सिर्फ और सिर्फ ध्यान होता है कि बच्चे ने एग्जाम में कितने नंबर लाए हैं। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है कि इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉट द ओनली मेजर टू आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चाइल्ड। अब जैसे ये कोई भाई वजन थोड़ो है कि जो है कि इसको मापने लग जाओगे, 5 किलो है, 10 किलो है, 30 किलो है ना। ये बुद्धि परीक्षण है। ये जो आईक्यू टेस्ट हैं, जो बुद्धि लब्धि टेस्ट है, वो बच्चे की प्रतिभा को पूरी तरीके से नहीं माप सकता। ठीक है, अब जैसे हार्वर्ड गार्डनर ही हैं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, और वो क्या कहते हैं कि बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है भाई। उन्होंने बात की जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, स्पेशियल इंटेलिजेंस की, बॉडली काइनेस्थेटिक की बात की उन्होंने कि बच्चे के अंदर अपने बॉडी पर कंट्रोल करने की बुद्धि होती है, जैसे जो प्लेयर्स होते हैं। उन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की, बच्चे के अंदर संगीतिक बुद्धि भी होती है, जिससे वो बढ़िया सिंगिंग भी कर सकता है। इंटरपर्सनल की बात की, इंट्रापर्सनल की बात की, तो कितने प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के अंदर होती है, 8 प्रकार तो हार्वर्ड गार्डनर ने खुद ही बता दिए। अब इन सभी को क्या एक पैमाना लेकर के मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। ठीक है, हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। बात बिल्कुल ठीक है, हर बच्चा अपनी एक अनूठी विशेषता लेकर के साथ में आता है। ठीक है, कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स गेम्स खेल में अच्छा है, किसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। इसलिए बुद्धि की जो पहचान है वो बहुआयामी होनी चाहिए, एक आयामी नहीं, बहुआयामी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर सही व्याख्या करता है ए की। व्याख्या इसलिए कर रहा है, ये बात ठीक है, ये कि बुद्धि को कोई एक पैमाना से हम एक मात्र पैमाना नहीं है IQ टेस्ट, क्योंकि बच्चे के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। वेरी गुड, बात तो ठीक है, खुद ही बड़बड़ाने लगते हैं। लेवाकोव्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है और टीचर्स को इसे क्या करना चाहिए? तो भाई वाइगोस्की ने तो ये जो बच्चे खुद से बात करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अच्छा, लेवाकोव्स्की के अनुसार ये निजी वाक है। ये क्या है? ये प्राइवेट स्पीच है जिसमें बच्चा अपने आप से खुद से बात करता है, और टीचर्स को इसे बढ़ावा देना चाहिए। टीचर्स को क्या करना चाहिए? बच्चे को इस काम के लिए इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो अपने काम को खुद ही रेगुलेट कर रहा होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये प्राइवेट स्पीच उसको बहुत हेल्प करती है, यहाँ तक कि बच्चे का कंसंट्रेशन यानी कि उसको ध्यान लगाने में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए टीचर को भी चाहिए कि भाई बच्चे को उसके लिए इनकरेज करे। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हम बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। आत्म केंद्रित भाषा या बढ़ावा देना, आत्म केंद्रित भाषा ये है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और कहता है कि गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना क्या कहलाएगा? ये किसका उदाहरण है? जेंडर समता है ये समानता है, रूढ़िवादिता है या सशक्तता है? प्यारे दोस्तों, अगर हम गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ देते हैं, नीले रंग को लड़कों से जोड़ देते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा कि भाई जो गुलाबी रंग की कोई चीज़ है तो लड़के कहेंगे अरे यार ये गुलाबी रंग का हम नहीं खरीदेंगे, लड़की थोड़ा ना है,
है ना, ये लड़कियां कहें ये नीले कलर का नहीं, हमको तो पिंक ही चाहिए। तो ये क्या है, अगर हम किसी भी जैसे पुरुष को, महिला को किसी विशेष रंग के साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा भाई, कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, लड़के कारों से खेलेंगे, लड़कियां नर्म होती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो मजबूत होते हैं। ये हमने क्या कर दिया, सबका अलग अलग रोल फिट कर दिया, सबकी भूमिका अलग अलग फिट कर दी। या व्यवहार की बात करें या किसी की पसंद नापसंद की बात करें, क्षमता की बात करें, लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी, लड़के इंजीनियर बनेंगे, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। अरे कोई सा भी रंग ले सकता है, लड़के पिंक रख सकते हैं, लड़कियां ब्लू रख सकती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कलर ही तो है ना। अब इसको किसी स्पेसिफिक जेंडर के साथ जोड़ना, दैट इज नॉट राइट, गलत है, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके जो बाकी ऑप्शन गलत हैं 3, उनको समझिए। जेंडर समता क्या है, देखिए समता और समानता, इक्विटी इक्वलिटी में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आज समझ लीजिए। जेंडर समता का मतलब ये होता है कि सभी लिंगों की अलग अलग जरूरत, अलग अलग सिचुएशन को समझते हुए उसे सही अवसर दिया जाए, सही संसाधन दिए जाएं, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उस तक संसाधन पहुंचाए जाएं, और ताकि वो सभी बराबरी कर सकें। यहाँ पे इक्विटी का मतलब होता है कि सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सबको अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आप समर्थ बनाइए, ठीक है। अब समानता भी समझो, फिर दोनों में अंतर बता दूंगा। अब पहले तो आप समानता समझो। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, सबको समान अधिकार दो, सबको समान अधिकार दो, ठीक है, ये है इक्वलिटी। ओके, यहाँ पे जिसकी जैसी जरूरत उसको उस हिसाब से आगे लाना है। यहाँ पे बिल्कुल सबको समान अधिकार दो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान संसाधन मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। सबके साथ हमें क्या करना है, लड़के लड़की ट्रांसजेंडर हो, एक जैसा व्यवहार करना है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, लड़के लड़की हैं, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। लड़के का 20,000 है, लड़की का भी 20,000 होना चाहिए, है ना। और ये नहीं कि लड़के का 20,000, लड़की का 16,000, 18,000, वो नहीं। इक्वलिटी क्या कहती है, इक्वल, बिल्कुल दोनों को इक्वल रखो, समान रखो, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में थोड़ा छोटा सा अंतर, क्या अंतर है भाई, मैं समझाता हूं आपको। जेंडर इक्वलिटी कहती है कि भाई सबको समान मानो, सबको समान मानो, और समता कहती है कि न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। न्यायपूर्ण और समान अंतर देखिए क्या है। मान लीजिए हमने स्कूल में, कॉलेज में लड़कियों को साइकिल बांटी, ठीक है, साइकिल बांटी सबको, CYCLE, साइकिल सबको बांट रहे हैं। अगर अब देखिए, समानता ये कहती है कि सभी लड़कियों को साइकिल बांटो, ठीक है, और न्यायपूर्ण ये कहता है कि अगर कोई लड़की विकलांग है तो उसको उस हिसाब से साइकिल दो, कोई लड़की ऊंचे कद की है तो उसको बड़ी साइकिल दो, अगर कोई छोटे कद की है तो उसको छोटी साइकिल दो, ठीक है। ये होता है न्यायपूर्ण। इक्विटी क्या कहती है, न्यायपूर्ण क्या होता है, न्यायपूर्ण यही तो हुआ भाई, समान ये हुआ कि आपने सबको साइकिल बांट दी। अब अगर जो विकलांग लड़की है उसको अगर आप जो जैसा आपने अच्छी लड़की को साइकिल दिया वैसे विकलांग को देंगे, समान तो हो गए दोनों, लेकिन ये उसके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि बेचारी उसको चला कहाँ पाएगी। उसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसको साइकिल दे दो, है ना। और जो छोटे कद की है उसको छोटे कद की साइकिल दे दो। ये हो गई उसके साथ न्यायपूर्ण बात, ठीक है। इक्वलिटी में क्या है कि भाई सबको साइकिल मिली है, सबको मिलेगी, ठीक है। और समानता में क्या होता है कि इसमें हम सभी के लिए एक जैसा रखते हैं, सबको बिल्कुल समान रखते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जिसकी जैसी जरूरत उसको वैसा मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे इक्वलिटी में हम क्या करते हैं, सभी को बराबर अवसर देते हैं। यहाँ पे और समता में क्या है, इक्विटी में क्या है कि सभी को बराबरी पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। रूढ़िवादिता पहले क्लियर हो गया। जेंडर सशक्तता क्या होता है, जेंडर सशक्तता का अर्थ होता है महिला, ट्रांसजेंडर या जो अन्य जो वंचित लिंग हैं, समुदाय हैं, उनकी जो सामाजिक कंडीशन, आर्थिक या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, या जो राजनीतिक कंडीशन उनकी है, उनको सुधारने के लिए मजबूत बनाया जाए, ताकि वो भी अपने जीवन के डिसीजंस खुद ले सकें। क्या करना है उन्हें, एम्पावरमेंट, यानी कि मजबूत बनाना है, ठीक है। और जो हाशिए पर पड़े लोग हैं,
उन्हें सशक्त बनाओ, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ठीक है। उन्हें डिसीजंस ले सकें, वो अपना लीडरशिप खुद कर सकें, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें, लड़ सकें, साहस दिखा सकें। ये सारी चीजें हम किसके कहाँ पे करेंगे? सशक्तता में। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान हो गए, या जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती या शिक्षा में अवसर नहीं मिलता, तो ट्रांसजेंडर जो हैं उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा में उनको भी अवसर देना चाहिए। ये जेंडर एम्पावरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन हमारा रूढ़िवादिता राइट था, बाकी हमने आपको समझा दिए। अगला प्रश्न लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है आज का। कहता है टीचर्स को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता के सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है उसको दर्शा पाए। ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। इसमें समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, प्रेरणादायक शिक्षा की बात हो रही है, जिसमें वातावरण जो है वो छात्रों की सीखने में हेल्प करेगा। ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाओ कि उसमें सभी बच्चे अपने आप को शामिल महसूस कर सकें, ठीक है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है, ऐसा टीचर को विश्वास करना चाहिए, बच्चे से अपेक्षा रखनी चाहिए। शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं और बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जब टीचर बच्चों से अच्छी अपेक्षा रखता है, विश्वास करता है कि बच्चे अच्छा करेंगे, सीखेंगे, तो बच्चे बढ़िया सीखते भी हैं, बच्चे बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। दोनों पॉइंट सही हैं। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है। ए की व्याख्या कैसे कर रहा है? क्योंकि भाई जो ए सेंटेंस है हमारा, ए जो है कथन है, वो कहता है कि टीचर को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सीखने की क्षमता को मान्यता दी जाए। आर कहता है क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि जो टीचर की जो मान्यताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, बच्चों को सीखने के लिए प्रभावित करती हैं, इसलिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है। एक ही हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्न में से सतत और समग्र मूल्यांकन, यानी कि बात किसकी हो रही है? CCE की बात हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात हो रही है। सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? सतत का मतलब वो होता है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि जो मूल्यांकन है वो लगातार और नियमित एक टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। ना कि सिर्फ आपने पूरा साल पढ़ाया, लास्ट में बच्चों से एग्जाम करवा लिया, ऐसा नहीं, निरंतर होते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम, ठीक है। समग्र का मतलब ये है कि देखिए बच्चे के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरीके से सबका टेस्ट ले लो। आप बच्चे का हर मतलब जैसे बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, सोशल स्किल्स कैसी हैं, हर तरीके से बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव आप उसका असेसमेंट ले लो, टेस्ट ले लो, ठीक है। अब देखिए कहता है कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। बात तो ठीक है भाई, ये क्या है? ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। कह रहा है कि विभिन्न तरीके प्रयोग करो बच्चों के लिए। क्या करो? विभिन्न तरीके, जैसे आप प्रोजेक्ट के बेस पे बच्चे का टेस्ट ले लो, है ना, ओरल टेस्ट ले लो, या एक्टिविटीज करवा करके बच्चे को आप समझ सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से बच्चों का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस को दर्शाता है। ये बच्चे की हर फील्ड में जो प्रोग्रेस है उसको पहचानने का मौका दे रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चे को एसेस करने के, ठीक है। ये इस विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन आप करते रहिए, टाइम टू टाइम। बात बिल्कुल ठीक है भाई। साल के शुरू और अंत में मूल्यांकन करना, यहाँ पे CC से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का आपने एक बार शुरुआत में कर लिया टेस्ट, एक बार लास्ट में कर लिया, कहानी खत्म। दैट इज नॉट गुड। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर के करना, यह भी ठीक नहीं है कि हर बच्चे को आप एक ही तरीके से टेस्ट ले रहे हो, रिटन टेस्ट ले रहे हो। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज करना, ये भी क्या है कि निगेटिव है, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक तरीके का टेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहज प्रत्यास्मरण यानी रटने को नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? रटने को नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कौन सा है? देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चा आंसर बता देगा, एक शब्द में आंसर बता देगा, बात खत्म। ये क्या है? रटने पर आधारित है। भारत में कितने राज्य हैं? 1 सेकंड में नंबर बता देगा, इतने राज्य हैं, बात खत्म।
प्रधानमंत्री कौन है? रट्टाफिकेशन है, आंसर बता देगा। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? यहां बच्चा गहराई से सोचेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, लाभ देखेगा, हानियां देखेगा, बहुत दिमाग दौड़ाएगा। इससे बच्चे के अंदर क्या होगी? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्रिटिकल थिंकिंग से बच्चा सोचने के लिए प्रेरित होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, जो अलग अलग प्रकार के थॉट्स हैं फिर उनको कंपैरिजन करता है कि इसमें बेस्ट चीज क्या है। बच्चे का विचार करने की क्षमता डेवलप होती है इससे। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है हमारा। यहाँ बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बहुत सारे विचार बच्चे के अंदर आते हैं और बच्चा जो भी टॉपिक है उसके बारे में गहराई से सोचता है। क्वेश्चन कहता है कि एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि समावेशी कक्षा के बारे में यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो राइट आंसर कर पाओगे। कहता है विद्यालयी पाठचर्या और अन्य गतिविधियों में, विद्यालय का जो सिलेबस है या जो दूसरी भी एक्टिविटीज हैं उनमें लड़कियों और अन्य जो वंचित समूह के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो उनका समावेशन किया जाता है भाई। ये तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा के विपरीत हो जाएगा। समावेशी कक्षा में तो लड़की हो, कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, सभी को पूरी भागीदारी दी जाती है, पूरी तरीके से सहभागिता निभाते हैं सबके सब, इसमें प्रतिबंधित नहीं रखा जाता। गलत है। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा और रुकावट आती है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। इसमें बच्चों में ना तो बाधा आती है ना रुकावट आती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। गलत बात है। वास्तव में समावेशी कक्षा क्या है कि सभी बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करती है, सहानुभूति, है ना, और बच्चों के अंदर जो डाइवर्सिटी है उस विविधता की समझ रखती है समावेशी शिक्षा, है ना, और सोशल स्किल्स को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये बाधा नहीं है ना, कि समावेशन में अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा और रुकावट आती है जिससे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, सबको सहभागी बनाया जाता है। कि बच्चों में क्या है? विभिन्नता है भाई, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय समूह के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, लड़के लड़की कोई भी हो, सबको सहभागिता, सभी इसमें सबको गले लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केवल विकलांगता से जुड़े बच्चों से संबंधित ही होता है समावेशन, ऐसा नहीं है। इसमें विकलांग, प्रतिभाशाली, एवरेज सबको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहां तो केवल लगा है, केवल वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न लीजिए भाई, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है कि एक टीचर वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? जो टीचर है, बच्चे कहां से आ रहे हैं? वंचित समूह से आ रहे हैं। बच्चे हो सकता है बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों, जातिगत उनकी कोई जाति धर्म समुदाय अलग हो सकता है, अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, बेचारे शारीरिक रूप से वंचित हो सकते हैं। ऐसे बच्चे हैं, उनको क्लास में उनका समावेशन करने के लिए टीचर क्या कर सकता है? उनके लिए अलग क्लास बना देंगे आप, अलग सेक्शन करके आप उनको, और अलग थलग का महसूस नहीं होगा उनको, है ना। इसमें सम्मान कहाँ है उनके लिए? आपने उनको पहले ही सेक्शन उनका अलग बना दिया, गलत बात है। उनके लिए घर पर ट्यूशन लगाना, अगर कोई बेचारा घर से कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, वंचित समूह से आया है, क्या ट्यूशन कोई ऑप्शन है? नहीं है। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करेंगे आप, तो फिर बच्चा अलग थलग नहीं महसूस करेगा। हम कभी किसी बच्चे को डिसरिगार्डिंग नहीं करेंगे, हम उनको कभी भी उपेक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें उनमें अपनापन की भावना पैदा करेंगे। आप भी हमारे हो, आप भी हमारे अपने ही हो, है ना। अपनेपन की भावना पैदा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ा करके सफलतापूर्वक उनका हम क्लास में समायोजन करेंगे भाई। ठीक है, हमें क्या करेंगे? हम बच्चों में सम्मान की भावना जगाएंगे, उनका जो भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही हो उसको हम स्वीकार करेंगे, ना कि उसे बदलने या दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ा करके उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि वो भी उतने ही सक्षम है जितने दूसरे बच्चे हैं। ठीक है, तो सभी को गले लगाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। 17-18 नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है, ध्यान रखिएगा, बच्चा क्या है? बच्चे को देखने में दिक्कत है, इसके अनुसार उपयुक्त समायोजन क्या है? क्या क्या तरीके अपनाएंगे आप इसके लिए जिसको देखने में दिक्कत है भाई? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, ये बात ठीक है
क्यों ठीक है? क्योंकि आवर्धक लेंस जिसकी बात हो रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है, और अगर अच्छी रोशनी है तो उससे दृष्टिबाधित जो बालक है उसको जो पढ़ने की चीज़ें हैं उसको देखने में हेल्प मिलती है, यदि पूरी तरीके से बाधित नहीं है। कह रहा है दृष्टि कम है, देखने में थोड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीके से दृष्टि बाधित नहीं है, देखने में थोड़ा उसका विजन लो है। उसके लिए अगर हम अच्छी लाइट और आवर्धक लेंस का यूज़ करेंगे तो देखने में बढ़िया दिखेगा, उसको काम चल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। ब्लैक बोर्ड के काम को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, ये भी बात ठीक है कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आप बच्चे को ओरली समझा दो, तो बच्चा देख कर, अगर देख करके नहीं समझ रहा है तो सुन करके तो समझ ही लेगा, ये भी बात ठीक है भाई। बहुत से दृष्टिक प्रस्तुतिकरण देना, ये उसके किसी काम के नहीं कि हर चीज देखने वाली उसके सामने रख रहे हो, बेचारे को पहले ही देखने में दिक्कत है, आप उसके सामने और इमेजेस, पिक्चर्स, चार्ट पेपर, मैप, ग्लोब सब लाके उसके सामने रख रहे हो, देखने वाली चीजें उससे किसी काम की नहीं है, ये हटा दो। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, जी बिल्कुल, बेचारे को देखने में दिक्कत है, या जो और भी जो मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है, या विकलांग बच्चा डिसेबल्ड है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए बी डी राइट है, सी हट जाएगा, सी हट जाएगा। तो इसमें ए बी डी कहाँ जाएगा? एक दो चौथा ये सही है ना, सी हट जाएगा। चलिए पहला, सेकंड और चौथा हमारा राइट हो जाता है। अगला पूछ लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा क्रिएटिव सोचे, बच्चे के अंदर जो है कि इमेजिनेशन पावर डेवलप हो सके, बच्चा तार्किक रूप से सोचे, जो चीज़ है उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करे, उसके गुण क्या है, दोष क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हर तरीके से उसको सोचे। ऐसी थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। क्या करना होगा? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचो। बात तो ठीक लग रही है। उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना कि ये क्वेश्चन इसको रट करके सुनाओ, नहीं। प्रत्यास्मरण आधारित क्वेश्चन, ये भी रट्टाफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मोस्टली रट्टाफिकेशन पर ही आधारित होते हैं, समझने की बात बहुत कम होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो रटता ज़्यादा है बच्चा इसमें है, ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम दो, फिर उसको हल करने के अलग अलग तरीके सोचे। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम एक ही तरीके से हल हो सकती है, नहीं, उसको कई तरीके से हल हो सकती है, एक सवाल कई फॉर्मूला से लग सकता है ना। तो बच्चे को हम ये कहेंगे कि आप इसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचिए, इसके एक नहीं कई आंसर हमको ढूंढ के दीजिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजीज वुड बी अ हिंड्रेंस टू स्टूडेंट्स लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। देखिए बाधक कौन सी चीज़ होगी? सहयोगात्मक अधिगम, अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप में सीखने के फायदे क्या हैं? जो चीज़ हमको नहीं आती हमारे साथी को आती है, जो साथी को नहीं आती वो हमको आती है, एक दूसरे में आपस में सीख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। प्रवाह और समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, मतलब ऐसी शिक्षण प्रणाली, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार करना जहां बच्चों की इमोशनली, सोशली, इंडिविजुअल जो ज़रूरतें हैं उनको समझा जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, जो उसकी सामाजिक ज़रूरत है उसको समझा जाए, केयर की जाए, है ना, उसकी जो व्यक्तिगत ज़रूरत है उसको समझा जाए, स्वीकार किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, ये भी अच्छी बात है। मानकीकृत निर्देश, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, जहां जहां मानकीकृत आ जाए समझ लेना कि अब यहाँ पे दाल में कुछ काला है। यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हर बच्चे को एक ही इंस्ट्रक्शन देना, ये तो गलत है ना। हर बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते भाई, हर बच्चा अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चे के अंदर। समावेशी कक्षा है, बच्चा प्रतिभाशाली भी होगा, कमजोर भी होगा, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, वंचित समूह से आए बच्चे भी हैं। एक निर्देश, एक डंडे से सबको नहीं आ सकते, गलत बात। उचित समायोजन, रीजनेबल अकोमोडेशन, अच्छी बात है कि आप बच्चे को, सभी बच्चों को क्या कर रहे हो, रीजनल अकोमोडेशन का मतलब है कि इससे क्या है, सभी बच्चों की जरूरतों के अनुसार कक्षा को आप उनके अनुकूल बना रहे हो, अच्छी बात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानकीकृत निर्देश जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्लास में बाधक हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि कहता है कि प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? टीचिंग आपकी इफेक्टिव कब होती है? सर इफेक्टिव जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करेंगे। नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो अच्छी चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं मार सकते हम, ठीक है।
जब कॉन्सेप्ट्स को अमूर्त बनाकर और असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाता है तो क्या होता है? क्या प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जब कॉन्सेप्ट को अमूर्त बनाकर, कॉन्सेप्ट का मतलब आप कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, उसको अमूर्त बनाकर, अमूर्त यानी कि जो भी सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसका कोई ठोस उदाहरण नहीं है, केवल सिद्धांत के आधार पर सिर्फ परिभाषाएं बता रहे हो, क्या इससे टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी? नहीं होगी। असंदर्भित तरीके से पढ़ा रहे हो, असंदर्भित का मतलब होता है कि जो चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चे की लाइफ से रिलेट नहीं करती, उसके अनुभव से वो जोड़ा नहीं आपने, जो पहले सीख के आया है, जो उसको पुराना एक्सपीरियंस है उससे वो कनेक्ट नहीं है, उसके एटमॉस्फेयर से जोड़ करके नहीं पढ़ा रहे हो, यानी ऐसी जानकारी देना जिसका बच्चे के जीवन से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो, इस तरीके से पढ़ा रहे हो, ये इफेक्टिव कहाँ होगा भैया? जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव, वेरी गुड, डंडे के डर से क्या बच्चे पढ़ जाएंगे? नेवर। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार और संबोधित किया जाता है, वेरी गुड बात है, यहाँ पे कहता है कि सीखने के दौरान बच्चों की जो संवेग हैं, संवेग का मतलब इमोशंस, बच्चे की भावनाएं, उनको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बच्चे की भावना को पहचान रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसको आप एक सही डायरेक्शन दे रहे हो, सही दिशा में उसका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। संवेग, यहाँ पे संवेग क्या हो गया भाई? संवेग का मतलब है बच्चे में खुशी, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, शर्म, गुस्सा, डर, ये सारे इमोशंस हैं। आप टीचर हैं, इसको पहचानिए, आप इनको स्वीकार कीजिए, यानी कि ये मान लेना कि बच्चों की भावनाएं सीखने पर असर डालती हैं, ये समझिए, संबोधित कीजिए, यानी कि ऐसी टीचिंग मेथड अपनाइए जिससे बच्चे की जो भावनाएं हैं उनको समझा जाए और उनको एक सही डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो आप समझ गए, प्रभावशाली शिक्षण तब होता है जब टीचर बच्चों के संवेगों को, संवेग मान लीजिए जिज्ञासा है, ठीक है, आत्मविश्वास है, डर है, इसको पहचान लेता है, इसको स्वीकार करता है और सीखने की जो प्रोसेस है उसमें उनका सही इस्तेमाल करता है। इससे बच्चा भावनात्मक, इमोशनली जो है जुड़ जाता है, गहराई से सीखता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है जब टीचर KWL नीति, KWL नीति, KWL ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, के मतलब होता है व्हाट दे नो, मैं लिख देता हूँ KWL, के का मतलब होता है व्हाट दे नो, व्हाट दे नो, इसका मतलब होता है वे क्या जानते हैं। W फॉर W यानी कि व्हाट दे वांट टू नो, लिख लीजिए व्हाट दे वांट टू नो, व्हाट दे वांट टू नो, W का मतलब वे क्या जानना चाहते हैं, वे क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, नो माने जानना, वे क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। अब आया L का मतलब होता है व्हाट दे लर्नड, व्हाट दे LEARNED लर्नड, यानी कि उन्होंने क्या सीखा, ये होता है KWL। समझ गए? अब हम सिर्फ KWL का यूज करेंगे। जब टीचर KWL नीति, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वो क्या जानते हैं, जब जानना चाहते हैं तो उन्होंने विषय के लास्ट में क्या सीखा, क्या अपनाते हैं, तब वो किन स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे टीचर किस स्किल को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, ये जो नीति है KWL, ये नीति विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, समझने के लिए, कुल मिलाकर के सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। आत्मचिंतन का मतलब जिसमें बच्चा अपने अंदर झांक के देखता है ना, इसको हमने पहले भी समझाया था, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या कहते हैं इसमें? मेटाकॉग्निशन, जहां बच्चा अपने अंदर झांक के देखता है। बालक सोचता है मैं कैसे सीख सकता हूँ, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कौन सी चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, मैंने क्या सही सीखा, क्या नहीं सीखा। तो वो यहाँ पे अगर इस तरीके से सोच रहा है तो अधिसंज्ञान का प्रयोग कर रहा होता है, ठीक है।
ओके, इतनी बात क्लियर है। यहाँ बच्चा क्या करता है मेटाकॉग्निशन में बच्चा स्वयं के बारे में ज्ञान रखता है। जैसे अगर मैं जल्दी भूल जाता हूँ तो मुझे दोहराना चाहिए, है ना, और ये चैप्टर कठिन है, मुझे इसमें समय लगेगा। स्ट्रेटजी, जैसे मुझे नोट्स बना करके याद करना बेहतर लगता है, या डायग्राम बना करके मैं बेहतर समझता हूँ, या चीज़ों को देख करके बेहतर समझता हूँ, ये अपने अंदर झांक के देखना। यहाँ बच्चा प्लान कर रहा होता है, अपने काम को खुद प्लान कर लेता है, मैं पहले क्या पढ़ूँ, है ना, और मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मेरी पढ़ने की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो ठीक है, मेथड सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अधिसंज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अब जैसे इसमें और भी ऑप्शन है, याद रखना, मेमोराइजिंग, रिकॉल है नहीं यहाँ पे, इमिटेशन नकल करना भी नहीं है, कंडीशनिंग आपका व्यवहारवाद से जुड़ा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम, क्या ये टीचर सेंटर्ड है? नहीं, इसमें तो बच्चे मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के सीखते हैं, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। व्याख्यान, जी हाँ, लेक्चरिंग जो है ये टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें क्या होता है कि टीचर सेंटर में होता है। ओके, इसमें टीचर बोलता है, बालक सिर्फ सुनते हैं, पूरा कंट्रोल टीचर के पास होता है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, सामने वाले को समझ आया नहीं आया, डजंट मैटर, है ना, बस टीचर अपना पढ़ा करके चुपचाप निकल लेते हैं, बात खत्म है। अवधारणात्मक मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है? कॉन्सेप्ट मैपिंग जहाँ पे बालक अपने विचारों को एक मैप बना करके समझ लेता है। कैसे? मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको पहले भी दिखाया था। अब ये सामने देख रहे हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। कि अगर आप एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से चीज़ें, जैसे इसके इफेक्ट्स क्या हो गए, इसके इफेक्ट्स हेल्थ पर पड़ते हैं, हेल्थ से जैसे कि रिस्पायरेटरी डिजीज, लंग कैंसर, COPD, ब्रेन ट्यूब, है ना, इफेक्ट्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज, स्टैंड प्लांट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से जब आप इसके कॉजेज क्या हैं, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फैक्ट्रीज, कार्स, बिल्डिंग्स, नेचुरल, ये सारी, अगर आप इस तरीके से अपने टॉपिक को बना करके समझ रहे हो, ये आपका अवधारणात्मक मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। आप समझ गए, कॉन्सेप्ट मैपिंग टीचर सेंटर्ड नहीं है। प्रयोगों का संचालन, यानी कि यहाँ पे जो बालक है खुद प्रयोग करके देखता है, अपने अनुभव पर आधारित होकर के, ठीक है। व्याख्यान राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जल्दी समझ लो। कहता है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? समस्या समाधान के शामिल चरणों के बारे में बोल करके सोचना, क्या ये बाधा है? नहीं। सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, क्या ये बाधा है? नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। टीचर हमको कहते थे बेटा मैथ्स में एक्सरसाइज है, पहले इसके उदाहरण तुम घर से कर लाना, यहाँ हम समझा देंगे। तो एग्जाम्पल्स हम लोग खूब लगाया करते थे देख देख करके, है ना, ये भी अच्छी चीज़ है। समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना, ये गलत बात है। यहाँ पे आप कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं आप, यानी कि जहाँ पे आप प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन पर अटक गए हैं। होना क्या चाहिए था, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करना चाहिए था। आप प्रॉब्लम के अलग अलग तरीके से उसको हल करने का सॉल्यूशन ढूंढें, कि आप प्रॉब्लम हमारी अलग अलग तरीके से हल हो जाए, ठीक है। एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के कई सारे तरीके अपनाना, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन पर अटक जाना ये बाधा है समस्या में, ठीक है। साथियों के साथ विचार मंथन तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक प्रॉब्लम पर अटक गए हैं, एक तरीके पर अटक गए हैं, तो फिर ये आपकी बाधा हो जाएगी। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझ रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा? अनुकूलन, अधिसंज्ञान, नियमन, अनुकरण। स्वयं को ज्ञाता के रूप में समझने को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मैंने जस्ट बिफोर अभी आपको पहले बताया था कि मेटाकॉग्निशन क्या है, जिसमें बच्चा अपने अंदर झांक के देखता है, मैं क्या सीख रहा हूँ, कितना सीख रहा हूँ, है ना, कहाँ मुझे कठिनाई आ रही है, मैं प्लान कैसे करता हूँ, क्या मेरा स्ट्रेटजी प्लान ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। ये क्या है, बच्चा अपने अंदर समझता है, अपने आप को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए, ठीक है। ये अधिसंज्ञान कहलाता है प्यारे दोस्तों। क्या है? अधिसंज्ञान, ठीक है। जहाँ सोच पर सोचने की प्रक्रिया, जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, सोचने का तरीका, सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होता है, तो वो अधिसंज्ञान का प्रयोग यहाँ पे कर रहा होता है। जैसे मैं इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए किस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्या मैंने इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझा है कि नहीं समझा है,
इन क्वेश्चन से बालक ये सोचता है कि वो कैसे सीख रहा है, क्या जानता है, अपने खुद का निरीक्षण कर रहा होता है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन से जुड़ा होता है। अब जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है हमारा अनुकूलन की बात हो रही है, यहाँ पे अनुकूलन एडॉप्टेशन की बात हो रही है। एडॉप्टेशन का मतलब है कि नए एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को उसके अनुकूल कर लेना, नई कंडीशन नई सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्ञाता के रूप में नहीं है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा तो है लेकिन ज्ञाता के रूप में नहीं है। नियमन का मतलब होता है कि स्वयं के व्यवहार या जो सोच है उसको नियंत्रित करना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब दूसरे की नकल करना, वो यहाँ पे सब है नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? वैचारिक परिवर्तन करने में, यानी कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की सोचने के तरीके में ऐसा परिवर्तन लाना जिससे वो चीज़ों को नए, गहरे और सही पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लगें, ठीक है। विचारों में परिवर्तन लाना है तो क्या होगा भाई इसका? जैसे व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए, आप व्याख्यान दे दो, या छात्रों के साथ चर्चा करना, उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना चाहिए। ये बात तो ठीक लग रही है हमको, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करें। देखिए पुरस्कार जो है ये बाहरी प्रेरणा होती है, बाहरी प्रेरणा है ना, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता। अगर इंट्रिंसिक होता, आंतरिक होता, उसको हम बढ़ावा देंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से मिल रहा है तो वो हमारे लिए नेगेटिव है कि बच्चा सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए काम करे, तो ये नेगेटिव है, इसलिए ये कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ व्याख्यान दिया जा रहा है, टीचर सेंटर्ड है, सिर्फ लेक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, सोचने के लिए हतोत्साहित नहीं, सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी कट गया। एक ही बच्चा, छात्रों के साथ हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे भाई पॉइंट ऑफ किसी भी पॉइंट को लेकर के, फिर हम उसका उदाहरण भी देंगे, उसके गैर उदाहरण भी देंगे, है ना। और जैसे उदाहरण का मतलब हम कोई सजीव के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जो सजीव चीज़ें हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं, और उसके साथ में उसका गैर उदाहरण यानी कि जो निर्जीव है उसका भी उदाहरण दे दिया कि ये टेबल है, ये निर्जीव है। तो एक सजीव का उदाहरण दे दिया हमने, ये पौधा सजीव है, टेबल निर्जीव है, ठीक है। तो ये सजीव का उदाहरण पौधा हो गया, निर्जीव का गैर उदाहरण हो गया टेबल। तो उदाहरण, गैर उदाहरण ये सब पेश करके बच्चे को हमें समझाना चाहिए, उसके विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। इतनी बात होती है क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का कम डर होता है या ज़्यादा डर होता है, और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है या स्थिर होता है। देखिए समझिए इस पॉइंट को। देखिए महारत उन्मुख शिक्षार्थी कौन होते हैं? हमने आपको खूब बताया है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स, यानी कि जो बालक, अब जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में महारत हासिल करने के लिए आप पढ़ें। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि 30 में 30 आ जाएं, आप इसलिए पढ़ें कि मुझे सीडीपी का हर एक पॉइंट समझना है, हर एक ऑप्शन समझना है, हर एक साइकोलॉजिस्ट को समझना है। बहुत गहराई से आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे महारत उन्मुख शिक्षार्थी होंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि हम भी सीडीपी के महारथी बन जाएं, ठीक है, हम सीडीपी को घोल के पी जाएं। ये क्या है? महारत उन्मुख शिक्षार्थी। सिर्फ 30 में 30 लाने के लिए पढ़ो तो हो सकता है कि 30 में आपके 18 रह जाएं, 20 ही रह जाएं, लेकिन जब आप महारत हासिल करने के लिए पढ़ोगे तो 30 में 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होता है ना, उसको फेल होने का डर नहीं होता, यानी कि क्या होता है? फेल होने का डर कम होता है। और क्षमता का कैसा दृष्टिकोण होता है? यहाँ पे वृद्धिशील होता है, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट होता है बच्चों का कि हम ग्रोथ कर लेंगे, हम सीखते जाएंगे तो एक दिन जरूर कर लेंगे। ग्रोथ माइंडसेट होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल जिसको कहते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी सीखने को एक प्रोसेस समझते हैं, वो असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का एक अवसर समझते हैं, ठीक है। उन्हें विश्वास होता है कि मेहनत से, प्रैक्टिस करके, एफर्ट मार करके हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वो ये नहीं मानते कि जो हमारे अंदर स्किल है वो जन्म से तय है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। वो जानते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट करेंगे तो फिर ज़रूर हम इसमें हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं फेल होने से डरते नहीं, असफलता से घबराते नहीं, अपनी योग्यता को अभ्यास से बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। और हमारी जो क्लासेस हैं प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम बहुत बढ़िया बेहतर सिखा पाएँ, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ रहा है क्योंकि पहले हम बीएड पढ़ा रहे थे इस चैनल पर, अब हमने सीटेट शुरू किया है तो टाइम लगेगा। धीरे धीरे नए नए बच्चे जुड़ेंगे। जब वो एक क्लास ले लेंगे हमारी तो दूसरी ज़रूर देखेंगे क्योंकि इतना डीप में हम समझाते हैं। बाकी आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारी क्लासेज देख करके आप पहली बार में ही सीटेट निकाल पाएंगे। एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब है अलग अलग जाति धर्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक, जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार हैं, ठीक है, और भारत की अलग अलग परंपराएं हैं, उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा, बिल्कुल अच्छी बात है, प्रमोट करें, हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करें, सभी छात्र मिलकर के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। विविधता का सम्मान हो रहा है क्योंकि पूरे भारत के जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका आयोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिटी को पूरा सम्मान मिल रहा है। क्रिएटिविटी को भी हम यहाँ बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अपने जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। रूढ़िवादिता को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे, स्टीरियोटाइप को हम कभी प्रमोट नहीं करेंगे। डी हटा दो, बाकी ABC तीनों राइट हैं, ठीक है। ABC तीनों हमारे राइट हो जाते हैं। अगला आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। एक टीचर में गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए टीचर में? समानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए भाई। एक अच्छा टीचर वही है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, है ना। देखभाल होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। एक टीचर को अपने छात्रों की भलाई और सीखने की प्रक्रिया, उनका मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके के हो रहा है, इन सब चीज़ों की परवाह करनी चाहिए। प्रामाणिकता यानी कि जीनियननेस होनी चाहिए। कहने का मतलब है प्रामाणिकता, शिक्षक को ईमानदार, वास्तविक और पारदर्शी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं किसी एक जेंडर की तरफ झुका हो, है ना, और जेंडर बायसनेस का वो शिकार हो, ऐसा नहीं है। अपने अंदर झांक के देखते रहना चाहिए कि मैं किसी की तरफ झुका तो नहीं हूँ, है ना, मैं कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। और तो यहाँ पे टीचर जो है पारदर्शी होना चाहिए। इससे क्या होगा? छात्रों में विश्वास बढ़ेगा, प्रेरणा बढ़ेगी। असहिष्णुता टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। असहिष्णुता एक नकारात्मक गुण है। इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इनटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के विचार, दूसरे के धर्म, उसकी जाति, संस्कृति, भाषा या जो भी उसकी मान्यताएं हैं या कोई भी जो भिन्नता है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप किसी के भी दूसरे के विचार, धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी नकारात्मक भावना है, वो नहीं होनी चाहिए भैया। बाकी सारे गुण होने चाहिए, है ना। तो 1 2 3 राइट हैं इसमें, 1 2 3 राइट हैं, चौथा हटा दो। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और यदि आप सीटेट यूपीटेट फर्स्ट पहली बार में करेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास SST के नोट्स अवेलेबल है। CDP हिंदी वगैरह कुछ नहीं है, बस SST के नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के चैप्टर वाइज कंटेंट प्लस चैप्टर वाइज जो PYQs पूछे गए हैं वो हर चैप्टर के साथ लगाए गए हैं कि इस चैप्टर से पीछे कितने साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, चैप्टर के साथ हमने लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप SST का, यदि आप SST के विद्यार्थी हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम आपको SST के नोट्स दे देंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। आंतरिक रूप से यानी कि बच्चा अपने मन से काम करे, उसकी इच्छा हो कि मैं काम करूं। पुरस्कार प्रदान करना ये एक्सट्रिंजिक है, ये बाहरी है, ये हम बच्चों को देकर के उसको ज़्यादा समय तक प्रोत्साहित नहीं कर सकते, गलत बात है, ठीक है। दंड देकर के कुछ नहीं होगा भैया, डंडे के बल पे आजकल कुछ नहीं होता। सीखने का ऐसा माहौल बनाओ जिसमें बच्चे को लगे अपनापन, बच्चे को फ्रीडम हो, उसकी भावना, उसके इमोशंस को समझा जाए। अच्छी बात लिखी है। सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय तो नेगेटिव वर्ड हो गया, इसने कहानी खराब कर दी, हटा दो इसको, ठीक है। क्या ऑप्शन बचता है? सीखने का ऐसा माहौल बने जहां अपनापन हो। अपनापन का मतलब कि बालक खुद को क्लास का हिस्सा समझे कि मैं भी इस क्लास में कोई वजूद रखता हूं, मेरी भी यहाँ पे जो उपस्थिति है वो उसका भी कोई वजूद है, ठीक है, मैं भी इस क्लास का हिस्सा हूँ। अपनापन महसूस करे वो, टीचर उसे इस तरीके से बात करे कि उसको अपनापन लगे, ठीक है। यहाँ पे स्वायत्तता की भावना, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। स्वायत्तता का मतलब है कि बालक अपनी पसंद, अपनी डिसीजंस खुद लेने में सक्षम हो, अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को पढ़ पाए। जब बच्चे को सीखने में फ्रीडम मिलेगी, है ना, तो वो क्या होगा कि उसकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी, ठीक है।
कहते हैं कि यानी कि बच्चे के अंदर स्वायत्तता होगी, फ्रीडम होगी, तो बच्चा जिम्मेदार भी बनेगा, सीखने के प्रति उसके इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक्टिव होगा। अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहा है तो टीचर को चाहिए कि उसको छूट दे कि वो प्रोजेक्ट पर काम करे, ना कि ये अरे नहीं ये नहीं कर सकते, जितना हमने बताया सिर्फ उतना करो। ऐसा नहीं, बच्चे से पूछो क्या करना चाह रहे हो, सर लैब में जाना चाह रहे हैं, लैब में ले जाओ, कहाँ जाना चाह रहे हो, कंप्यूटर क्लास में, कंप्यूटर क्लास में ले जाओ। ठीक है, बच्चे को चुनने का मौका दो, कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है या कैसे पढ़ना चाहता है, उसको छूट दो। ये सारी चीज़ें से हम बच्चों के अंदर आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, ताकि आगे बढ़ पाएँ। रोज शाम को 6 बजे हम आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।